हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड फॉर्मेशन। ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है ऑटोमेशन के अंदर, क्योंकि अगर AWS में है ऑलरेडी, और अगर साथ में आप एजोर भी आप देखते हैं, तो एजोर में आर्म टेम्पलेट होते हैं और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं। तो दोनों एक जैसे ही हैं, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। बाकी हम AWS पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एजोर पे हम जो आगे जो वीडियोस वगैरह बनाएंगे उस पर हम एजोर पे भी काम करके देखेंगे, बट आपको नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ों का। तो ये हमारा क्लाउड फॉर्मेशन का हमारा स्क्रीन है। आप यहाँ पे सोर्सेज में क्लाउड फॉर्मेशन लिख के भी जा सकते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन मिलेगा। हाँ, आपने कुछ पहले काम किया होगा जो ऑटोमेटिक तरीके से चला होगा, तो वैसे कुछ आपको ऐसा आपको मिल जाएगा। अभी हमने पिछले वीडियोस में हमने जो कंट्रोल टावर इस पर काम किया था, तो ये अपने आप ही बना था, क्योंकि जैसा आपको पता है जो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन है एक मेन कंपोनेंट है हमारा, जो कई सारे ऐसे बैकएंड में जो टास्क होते हैं ना, इसके थ्रू किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो कंट्रोल टावर है हमारा, हमने वहाँ पे फ्रंट एंड से कॉन्फ़िगरेशन किया था, बट बैकएंड तो यहीं से चलता है ना। यहाँ पे हम समझेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन का क्या इतना यूसेज है और क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, AWS जो है आपको कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसोर्सेज दे, सिस्टम्स दे, सर्विसेज दे, ताकि आपको कहीं और बाहर थर्ड पार्टी में जाना ना पड़े। जैसे आपको ऑटोमेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये जो टूल है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है। तो जैसे लोग टेराफॉर्म पे जा सकते हैं, एनसाइबल पे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, तो उस पर भी जा सकते हैं। तो AWS कोशिश करता है कि वो आपको सर्विसेज दे और सिंपल सर्विसेज दे, ताकि वो जो उनके सर्विसेज है उससे हम स्टिक रहें, और उसको उस पर मतलब वो ज़्यादा यूज़ में रहें और ज़्यादा वो पॉपुलर हों। ठीक है, ये AWS की स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह दिया गया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बार हम समझते हैं स्टैक्स क्या है। स्टैक्स जो है, अब स्टैक जो लिखा है, स्टैक सेट लिखा है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस है। स्टैक मतलब हो गया आप एक सिंगल रिसोर्स पे काम करने वाले हैं, या सिंगल एक अकाउंट पे काम करने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स या मल्टीपल रीजन्स पे काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए स्टैक्स होते हैं आपको। ये भी हम समझ लेंगे कि ये कैसे काम करता है। जो पर्पस होता है इसका वो होता है, ये कलेक्शन होता है आपके AWS के कई सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसको, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं एज अ सिंगल यूनिट। आप क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं रिसोर्सेज को इसके थ्रू, या इसके पार्ट को भी डिलीट कर सकते हैं एज अ स्टैक। इसके स्कोप जो है, ये जो काम आता है वो सिंगल AWS अकाउंट और रीजन में जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं ना, उसको मैनेज करने के काम आता है। यूज़ केसेस इसका है कि स्टैक्स जो किसी एक स्पेसिफिक आपका जो रीजन है या अकाउंट है, उस पे अगर आपको कुछ ऑटोमेशन का काम कराना है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के थ्रू, तो ये उसके काम आएगा। इसका मैनेजमेंट क्या है, एक बार आपने स्टैक क्रिएट कर दिया, तो और जो स्टैक है उसने आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कुछ अपडेट वगैरह चला दिया, तो इंश्योर करता है कि वो सिंक में रहे और उस टेम्पलेट के थ्रू वो उस रिसोर्स को मैनेज करता रहे, जैसे कि हमारा टेराफॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको डिप्लॉय करना है एप्लीकेशन कुछ आपके EC2 के इंस्टेंसेस पे, लोड बैलेंसेस डालना है, डेटाबेस डालना है किसी स्पेसिफिक AWS के अकाउंट में या रीजन पे। ठीक है, मल्टीपल रीजन सपोर्ट नहीं करता है, आप ये ध्यान दो। आप एक बार में एक ही रीजन को टारगेट कर सकते हो। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टैक सेट्स की, तो यहाँ पे अगर मैं समझूँ, ये देखिए कंट्रोल टावर, ये बहुत सारे स्टैक सेट्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि भाई ये मल्टीपल जो आपके अकाउंट्स होते हैं ना, अक्रॉस मल्टीपल AWS अकाउंट्स या रीजन्स होते हैं, सिंगल टेम्पलेट्स इसको आप टारगेट करना चाहते हो तो इसके स्टैक सेट से कर सकते हो। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, मल्टीपल अकाउंट मल्टीपल रीजन। इसमें डिप्लॉयमेंट है AWS का, जैसे ऑर्गेनाइजर होता है हमारा अपना, कंट्रोल टावर होता है, तो ये सब काम के लिए आता है। इसका जो यूज़ केस है, मतलब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स वगैरह में काम करते हैं, जो कंसिस्टेंट मतलब रिसोर्सेज वगैरह को अपडेट मैनेज करना पड़ता है, और मतलब ये मतलब जो मल्टीपल अकाउंट्स होता है ये उसी पे चलता है। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट को टारगेट करने के लिए होता है, इसलिए स्टैक सेट्स भी दिया गया है, स्टैक्स भी दिया गया है।
स्टैक सेट्स कैसे कैसे मैनेज कर क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करते हैं स्टैक को, मतलब एक बार में ही अगर आप चाहो तो। ये कंट्रोल टावर है, तो ये मल्टीपल अकाउंट्स में होता है, आपको पता है। तो ये बनाया ऑटोमेटिकली, बट आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि इसको इसलिए बनाया गया है कि स्टैक सेट्स के अंदर इसको इसलिए लाया गया है, या इसके अंदर इसलिए अपने आप ये बन गया है क्योंकि ये मल्टीपल अकाउंट को टारगेट कर रहा है, मल्टीपल रीजन्स को टारगेट कर रहा है ये, ठीक है। इसका स्टैक सेट्स में एक ये चीज़ कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा, उसी के थ्रू आप मल्टीपल अकाउंट्स और रीजन्स को टारगेट करोगे। तो इसमें एक डिपेंडेंसी रहती है कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए और अलग से और दूसरे छोटे भी अकाउंट्स उसके अंदर होने चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे कि आपको IAM का एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ बनाना है सभी अकाउंट्स में, लॉगिंग के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बनाने हैं, मॉनिटरिंग करना है, सेटअप करना है उसका, ठीक है, मल्टीपल रीजन्स में और AWS के अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये उसके काम आता है। स्कोप की बात करें, थोड़ा समझते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो जो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक है वो देखो सिंगल अकाउंट सिंगल रीजन। क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक सेट्स क्या है, मल्टीपल अकाउंट मल्टीपल रीजन। डिप्लॉयमेंट मैनेज करता है रिसोर्स इन वन रीजन, एक ही रिसोर्स को या एक ही रीजन के जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करता है। ये जो स्टैक्स बनाता है अलग अलग स्टैक सेट्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग स्टैक्स बनाएगा और अलग अलग अकाउंट्स में वो उसको मैनेज करेगा। ये जो होता है हमारा स्टैक, जो स्टैक्स होता है ये थोड़ा सिंपल होता है, मतलब मैनेज करने में सिंपल होता है। एक ही अकाउंट को आपको टारगेट करना है तो सिंपल नहीं होगा। अब स्टैक सेट्स जो होता है वो सेंट्रलाइज आपको मैनेज करना है बहुत सारे अकाउंट्स को, तो थोड़ा सा वो एक कॉम्प्लेक्स वे में ले जाता है। इंटरप्राइज वाइड आप कह लो, थोड़ा सा इंटरप्राइज क्लास का तो आपको नॉलेज होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है आपके स्टैक सेट्स में, आपको स्टैक्स के अंदर नहीं पड़ती, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि टारगेट अकाउंट डिफाइन करना पड़ता है उसमें कि मैं इस अकाउंट को टारगेट कर रहा हूँ। मल्टीपल अकाउंट इंटीग्रेशन ऑब्वियसली बात है स्टैक्स में तो होगा नहीं। अगर आप AWS ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मल्टीपल अकाउंट्स को आपको टारगेट करना पड़ेगा, तो स्टैक सेट्स ही उसका यूज़ है। यहाँ पे हम समझेंगे स्टैक्स, यहाँ पे कुछ लिखा पड़ा है, मैं यहाँ पे क्रिएट स्टैक करता हूँ, व्यू विथ न्यू रिसोर्सेज स्टैंडर्ड पे गया मैं, यहाँ पे आप कुछ बता रहा है मुझे चूज़ एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। अब टेम्पलेट्स वगैरह क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे हमने जेंकिंस के अंदर पाइपलाइन वगैरह कुछ लिखा था ना, ऐसे कुछ होगा ऑटोमेशन का। अभी दिखता कैसे, होता कैसे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसा कुछ होता ही है। अगर देखो एक मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है ये गिटहब से, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे EKS है, EFS है, ECS है, लैम्डा है। तो इस टाइप के आपको क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। मैं ECS पे EC2 पे जाऊँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफेमेरल ड्राइव्स के साथ, ये देखो ये जेसॉन है, इसका YAML फाइल है, तो आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे YAML, देखो ये क्या होता है ना, जो आपका क्लाउड फॉर्मेशन है ये दो तरह के टेम्पलेट्स को सपोर्ट करता है, जेसॉन को भी करता है, YAML को भी करता है। आगे पढ़ेंगे हम, देखेंगे। इंस्टेंस विथ, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल EIPs, ये मल्टीपल EIPs भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मल्टीपल IPs होने चाहिए, तो ये उसका एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके टेम्पलेट्स। आप इस फाइल को यहाँ पे चूज़ एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, या Amazon S3 पे आप उसको अपलोड करके वहाँ से कर लो या अपलोड कर लो। यहाँ पे चूज़ फाइल करूँगा और उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिंक कर सकते हैं आप। अब गिटहब पे देखो, अगर आप एंटरप्राइज क्लास में हो, वहाँ पे आपका बिटबकेट है या गिटहब है या कोई और भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज लोग काम करेंगे ना, एक से बढ़ के एक टेम्पलेट्स वगैरह बनाएंगे, एक से बढ़ के एक क्लाउड फॉर्मेशन की चीज़ें बनाएंगे, स्टैक्स बनाएंगे स्पेसिफिक कुछ काम करने के लिए। तो ऑलरेडी बना पड़ा है, उसको आप यूज़ करो, सिंक कर लो गिट से और उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये तरीका है। इस तरीके से क्या होता है ना, आपके स्टैक बनते हैं और उसके थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो। एक और ऑप्शन यहाँ पे यूज़ अ सैम्पल टेम्पलेट। सैम्पल टेम्पलेट क्या है, देखो ये समझ तो आ रहा है। देखो आप स्पेसिफिक है, देखो अपने कस्टमाइजेशन जो करोगे कि मेरा इन्वायरमेंट है मैं अपने हिसाब से करूँगा, उसके लिए ये आप यूज़ करोगे। सैम्पल क्या है, मैं सैम्पल पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे आपने लैम्प स्टैक, मतलब इस पर लैम्प के स्टैक होंगे, लाइनेक्स होगा आपका, यहाँ पे जो अपाचे है वो होगा, फिर M से आपका MySQL होगा, P से PHP या पर्ल हो सकता है। तो लैम्प स्टैक भी बना देगा, रूबी रेल्स के स्टैक बना देगा, वर्डप्रेस ब्लॉग बना देगा पूरा का पूरा। जैसे आप उसको क्लिक करते हो, देखो इनका पहले से कहीं पे पड़ा हुआ होगा ये टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा और बस टेम्पलेट को
रोल कर दो, यहाँ पे स्टैक का नाम डाल दो, यहाँ पे डीबी का नाम डाल दो, यहाँ पे डीबी का पासवर्ड, मतलब कस्टमाइज़ करने का भी आपको ऑप्शन दे रहा है ये। डेटाबेस का रूट पासवर्ड डाल दो बोल रहा है, डीबी का यूज़र डाल दो बोल रहा है, किस टाइप का इंस्टेंस आपको चाहिए वो भी आपको चूज़ करना, मतलब ऑटोमेटिक तरीके से आपको, जैसे ट्रेडिशनल वे पे आपको जाते हैं तो क्या होता है, EC2 पहले आपको क्रिएट करना पड़ता है, फिर इसमें कमांड के अंदर जाओ, फिर खुद मैनुअली करो। मैनुअली करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेशन किस काम का है, तो यही तो ऑटोमेशन है आपका, है ना। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, आपका हो जाएगा, पूरे ऑप्शंस वगैरह बताएगा। तो ये एक सिंगल अकाउंट को हम टारगेट कर रहे हैं फिलहाल। स्टैक्स के अंदर देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। एक यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आप जो कस्टमाइज़ जो करते हैं ना, या तो तुरंत अपलोड करके, जो भी आप चाहो तो आप मैनुअली अपलोड कर लो, नहीं तो आप गिट से भी सिंक करा सकते हो, नहीं तो S3 बकेट में भी आप डाल के उसको भी आप यूज़ करते हो। तो इससे जो आपके कस्टमाइज टेम्पलेट्स हैं, या आप जैसे यूजेबल जो, जैसे कि ये है, यहाँ से आप उठाओ अपने हिसाब से इसको एडिट वगैरह जो भी करना है कर लो, और इसको एज अ टेम्पलेट बना लो, और उसको यहाँ पे अपलोड कर लो अपने S3 पे, और उसको यूज़ कर लो, तो आपका जो रिसोर्स है वैसे बन जाएगा। सैम्पल टेम्पलेट में पहले से बने बनाए बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं इसके अंदर, उसको आप यूज़ कर लो। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मल्टीपल, मल्टी एजी, सिंपल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर, ये हम सीखेंगे ये क्या चीज़ें हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर यहाँ पे आ गया, इसी को हम डिज़ाइनर पहले कहते थे, IIC जनरेटर भी है। रजिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक एक्सटेंशन है, पहले से बने बनाए ना, बहुत लोगों ने बना के छोड़ दिया होगा। जैसे ये सर्टिफिकेट के लिए कुछ कर रखा है, किसी ने परमिशन के लिए बोल रखा है, किसी ने वर्क स्पेस, मतलब बना बनाया लोगों ने बहुत सारे पहले से बने बनाए टेम्पलेट बना के छोड़ रखे हैं। मार्केट प्लेस आप ऐसा कुछ मान के चलो। यहाँ पे आपको जो समझ आता है सर्च कर लो। जैसे मैं कहता हूँ भाई मुझे वर्डप्रेस का कुछ बता दो, तो अगर उनके पास होगा तो बता देंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन लोड हो जाएगा और आप उसको, अगर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एज ए एक्सटेंशन, ठीक है। ये पब्लिक एक्सटेंशन है, एक्टिवेटेड एक्सटेंशन आपने क्या क्या एक्टिवेट कर रखा है। पब्लिशर्स कुछ है, आप इसको एज ए रजिस्टर, मतलब आप भी इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हैं इसके जो फीचर्स हैं वो। फ़िलहाल हम बात करते हैं स्टैक्स की। स्टैक्स के अंदर अगर हम क्रिएट स्टैक पे जाएँ, और अगर हम कहें कि भाई मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर से करना है, अब ये क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर, क्रिएट अ टेम्पलेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर। मतलब मैं जो टेम्पलेट है ना, अभी तो मैं क्या कर रहा था, या तो मैं यहाँ पे मैनुअली हर चीज़ को लिखूँ, मैं समझूँ इसको पहले ये है क्या चीज़। देखो अगर दो भाषा ये यूज़ करता है, जेसॉन और YAML। YAML कुछ इस तरीके से होता है, जेसॉन कुछ, दोनों को ये समझता है। आपको जेसॉन अच्छा लगता है जेसॉन में कर लो, YAML में करना है YAML में कर लो, क्या बोलता है ये। अब ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, इनका खुद का लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन जेसॉन में है YAML में है, तो देखो तरीका वही रहेगा। अगर आप एनसाइबल में बहुत अच्छे हो तो आपको पता है एनसाइबल में YAML चलता है, ठीक है। तो आप YAML यूज़ कर लो, YAML में लिखो। हाँ, बस थोड़ा सा अलग रहेगा इसमें, वो AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन, ठीक है, फॉर्मेट वर्जन दे दिया है, पैरामीटर बता दिया ये पैरामीटर है, डिस्क्रिप्शन बता दिया, रिसोर्सेज क्या होगा EIP1, तो EIP मतलब ये होगा EIP। डोमेन ये लिख दिया, EIP2 का ये लिख दिया, एसोसिएशन किससे होगा ENI EIP, तो ये पहले से बने बनाए हैं। ये आपको पूरा सीखना पड़ेगा, इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, बाकी है सिंपल, ये ज़्यादा वो नहीं है। आपको चलो तो ये भी नहीं करना है, तो उसी के लिए ना AWS ने आपको क्या कहा है कि भाई आप डिज़ाइनर से बना लो, ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट चाहता हूँ। अच्छा, स्टैक नेम इस रिक्वायर्ड बोल रहा था वो, मैंने इसको मिस कर दिया। बाकी देखो डिज़ाइनर आपका ऐसे ही होता है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर के अंदर है, ये बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह हैं, और इसी को करना है। फिर यहाँ पे मैं करूँगा गो टू डिज़ाइनर पे जाऊँगा मैं, और समझूंगा कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा और टेम्पलेट कैसे बनेगा क्या है वो हम सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पे तो ये ग्राफिकल एक आपको विजुअली देता है। यहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और उसके हिसाब से अपने आप कोड ये बन जाएगा। जैसी कोड बनता है आप उसको अपलोड कर दो स्टैक में, स्टैक का नाम दे दो। तो एक ये तरीका है करने का, एक करके देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको। अगर देखो मैं सबसे सिंपल जो बताऊँ तो EC2 ही होता है। EC2 पे करते हैं, कुछ समझते हैं EC2 के अंदर क्या है। मैं कहता हूँ EC2 के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रहा है यहाँ पे। मैं कहता हूँ इसको, सबसे पहले हम इंस्टेंस की बात करते हैं, तो मैं इंस्टेंस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अब ये कुछ यहाँ पे ना एक ये बिंदु बिंदु आ गया है, अभी समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, समझेंगे इसको भी, डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो थोड़ा प्रोग्रामिंग होगा, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बाकी ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए होता है, की पेयर चाहिए, तो की पेयर भी चाहिए होगा ना। मैं की पेयर यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई ये की पेयर मेरे को चाहिए।
फिर मैं कहता हूँ इसको और क्या चीज़ चाहिए होता है हमारे को, हमें चाहिए होता है आईपी भी चाहिए होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, इलास्टिक आईपी भी चाहिए होता है, इलास्टिक आईपी यहाँ पे लिख देता हूँ। और क्या चाहिए होता है, वीपीसी वगैरह चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। वीपीसी वगैरह, नेट गेटवे, कई सारे आपको रिसोर्सेज दे रहा है, राउट दे रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप्स भी चाहिए होता है, ये बहुत जरूरी चीज़ है सिक्योरिटी ग्रुप। और भी कई सारे सबनेट्स वगैरह आप चाहो तो, ट्रैफिक मिरर फिल्टर, बहुत सारे ये सर्विसेज दे रहा है। वीपीसी भी दे रहा है, ये ला भाई वीपीसी, तो ये वीपीसी है। अब देखो ये मैंने बहुत सारी चीज़ डाल तो दिया है, अब इसको समझना पड़ेगा ये क्या है भाई। ये EC2 का कह रहा है इंस्टेंस है, ठीक है, डिपेंड करता है किस पे, इस पे डिपेंड करता है। इलास्टिक आईपी को से जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ये क्या है, डिपेंड्स ऑन, ये है EIP एसोसिएशन, एसोसिएशन कर देते हैं इससे, ऐसा कुछ है ये, थिंक इससे एसोसिएट होगा, नहीं इससे नहीं हो रहा। ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस आईडी, देखो इससे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो इंस्टेंस आईडी है इससे इसको एसोसिएट करा दिया। ये बोला डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन हो सकता है, ये इस पर डिपेंड ऑन करा दिया मैंने। अब ये क्या चीज़ है, ये है मेरा, क्या कह रहा है, ये क्या है, ये सिक्योरिटी ग्रुप है, और ये है की पेयर। अब की पेयर पे तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा, की पेयर के क्या इस पर डाल दूँ, तो ऐसा कुछ आपको ना ये अलग अलग ऑप्शंस देगा। अब देखो ये जो है, ये मैंने बाहर रख दिया तो वीपीसी गलत हो गया ना, वीपीसी इसके अंदर होना चाहिए ना। अब वीपीसी को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लंबा सा लिखना पड़ेगा, बड़ा सा डालना पड़ेगा, इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो आपको एक विजुअली आपको एक टूल दे रहा है AWS, बोल रहा है कि आप इसको यूज़ कर लो और इसके थ्रू ना आप डाल लो। और इसी पे अगर आप उसको जूम करना चाहते हो जूम कर सकते हो, यहाँ पे जूम का ऑप्शन है, ये देखिए। तो एक मैप टाइप का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो EC2 को पहले आपको VPC लेना चाहिए था पहले, उसके बाद आपको ये EC2 का इंस्टेंस को इसके अंदर लेना चाहिए था, EIP को लेना चाहिए था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने इसको बाहर कर दिया, गलत हो गया, इसको इसके अंदर ही लेना चाहिए था मुझे। और फिर ये की पेयर भी इसको इसके अंदर लेना चाहिए था, की पेयर भी इसके अंदर ही आना चाहिए था। और कुछ चीज़ें हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स था, वो मैंने अभी शायद कहीं हटा दिया या हट गया, ऐसा कुछ है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप विजुअली भी ना इसको बना सकते हो, ये इसी काम का है। की पेयर को अगर मैं डिपेंड्स ऑन कर दूँ इस पर, तो ये डिपेंड्स ऑन हो जाएगा इस पर, आई थिंक ऐसा कुछ बनाना पड़ता है इस पर। ये देखिए डिपेंड्स ऑन इस पर हो गया, तो इस पर ये अटैच हो गया, और यहाँ पे देखो वो कोड बन गया, अपने आप ही कोड बनते जाएगा। ये एक इलास्टिक आईपी की बात कर रहा है, डिपेंड्स ऑन बोल रहा है, ये एसोसिएशन पे, आई थिंक एसोसिएशन होना चाहिए, ये एसोसिएशन होना चाहिए, अभी हो नहीं रहा। बाकी ये ऐसा कुछ यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ तक तो हो रहा है, ये दिख रहा है मुझे। तो ऐसे आपके ये बनते जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे टेम्पलेट की बात करते हैं, ये देखिए न्यू टेम्पलेट है, ये जो जो अभी हमने यहाँ पे किया ना वो यहाँ पे अपने आप बनते जा रहा है ये, ठीक है। मान के चल अब ये मैं यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो इसका ये फिर से इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो दिखा रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका दिखाएगा, ये देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो इसका दिखाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये इसके थ्रू ही ना हम इसको यूज़। अब आपको चलो ये जेसॉन में दिख रहा है, मेरे को YAML में दिखाओ, YAML में ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हैं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स में गया, मैं कहता हूँ कि ये जो मैं EC2 इंस्टेंस है इसको मैं नाम चेंज कर दूंगा, लिख दूँगा माई EC2 इंस्टेंस, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। ये लो जी कर दिया। अब ये बोल रहा है डिज़ाइनर इज़ आउट ऑफ डेट, हिट्स रिफ्रेश, ठीक है रिफ्रेश कर देते हैं, ये रिफ्रेश कर दिया मैंने। तो ये देखिए इंस्टेंस का नाम भी चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे की पेयर है, की पेयर तो लिखा है बट प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ है नहीं, तो आपको ये चीज़ भी आपको देना पड़ेगा कि कौन सा की पेयर आप यूज़ करना चाहते हो। तो ऐसे चीज़ों में आपको मैनुअली कुछ लिखना पड़ सकता है, क्योंकि इसको तो नहीं पता ना कि आप कौन सा की पेयर यूज़ करना चाहते हो। 500 की पेयर है, चल 10 भी की पेयर है, तो उसमें आप कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। टेम्पलेट में जाके आप की पेयर वगैरह अच्छा से समझ सकते हैं, आपको जॉन से या जैसे आपको लैंग्वेज सही लगता है, YAML या JSON, आप उसमें की पेयर वगैरह जो भी आपको लिखना है, जो भी डालना है वो सब आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसी को कहूँ कि चलो ठीक है मेरे पास एग्जिस्टिंग कुछ कोड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है, Ctrl+A Ctrl+C किया मैंने, आई थिंक ये YAML में ही है, Ctrl+A किया Ctrl+V। अब ये क्या करता है एक बार समझते हैं इसको। ये देखिए ये इसने
जैसे मैंने इस कोड को अपने आप देखो, यहाँ पे हम इसको भी यहाँ से भी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा कोडिंग तो ये जो टूल दिया है ऐसे ही आपको पूरा का पूरा कोडिंग डालना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखो समझना, पहली बार समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, तो एक मैंने EC2 का टेम्पलेट बनाया और उसके अंदर ये आ गया है। कंपोनेंट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, मैपिंग्स कर सकते हो आप, कंडीशंस कर सकते हो, मेटाडेटा और आउटपुट भी डाल सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। यहाँ पे फिलहाल मैं टेम्पलेट पे ही जाऊँगा। अगर आपको और कुछ और करना है, जैसे मैंने YAML पे किया है, आपको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला कुछ करना है तो आप यहाँ पे भी Ctrl+A Ctrl+C ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और इसको फिर आप रिफ्रेश करो, वैसा ये बना देगा। देखो बिल्कुल कैसे बना दिया, ये ऐसे बना देगा बिल्कुल। तो आप चाहो तो अगर आपको अच्छी नॉलेज है कि कैसे इसको, देखो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो आपको AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर का पता होना ही चाहिए कि ये कैसे काम करता है। जैसे हमने EC2 डाला तो भाई एक VPC के अंदर तो पहले एक VPC बना दो, पहले VPC को यहाँ से ड्रैग करके डाल दो। उसके अंदर आप एक इंस्टेंस डालो, सबनेट डालो, की पेयर डालो, अपना लोड बैलेंसर डालो और उसके थ्रू एक मैप बना दो। तो बिल्कुल मैप भी बन गया, आपका कोड भी आ गया। अब इसको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक कर दो। ये मैंने किया, अपलोड पे क्लिक यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, अब देखते जाएं। ये देखिए, ये अब यहाँ पे ले आया, S3 पे उसने अपलोड भी कर दिया। ये जो हमने नया बनाया है न्यू टेम्पलेट, मैं चाहता था तो सेव भी कर सकता था बट मैंने सेव नहीं किया था इसके स्टैक के नाम को। बाकी ये अपने आप इसने न्यू डॉट टेम्पलेट के नाम से कर दिया। इसको आप चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो कि आप किस काम के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट पे जाऊँगा, बोलेगा इसके आगे और 2-3 जो भी चीज़ें मांगेगा। स्टैक नेम फायर हॉर्स कुछ मैंने बनाया था, फायर हॉर्स इम्प्लीमेंटेशन ऐसा कुछ लिख दूँगा। ये सही रहेगा। क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप, ये देखो बहुत सारी चीज़ पूछता है। डेस्टिनेशन का बकेट नेम, ये सब आप डाल दो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, आपका हो गया इम्प्लीमेंटेशन। तो ये होता है आपका क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से हम क्लाउड फॉर्मेशन पे काम करते हैं। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि आपको यही 2-3 तरीके आपको मिल रहे हैं जिस पे आपको क्रिएट स्टैक करना है। ठीक है, आप स्टैक सेट्स के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट स्टैक सेट्स है। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी वैसे कुछ है, सर्विस मैनेज परमिशन और सेल्फ सर्विस परमिशंस है। अगर सेल्फ सर्विस मैनेज परमिशन है तो आप IAM रोल वगैरह यहाँ पे दे सकते हो कि कौन सा रोल क्या क्या काम करेगा, आपको रोल परफेक्टली बताना पड़ेगा। और सर्विस मैनेज परमिशंस यहाँ पे आप कर सकते हो। टेम्पलेट इज रेडी बोल सकते हो, आपका टेम्पलेट बनाया आपने कहीं से उठा रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ और कुछ सैंपल आपको पहले ही मिल जाएंगे। तो दोनों एक जैसी हैं, बस डिफरेंस यही है कि स्टैक सेट्स के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स को टारगेट करते हो, ऐसे काम करते हो जो मल्टीपल अकाउंट्स को टारगेट करे। स्टैक्स के अंदर सिर्फ सिंगल अकाउंट सिंगल रीजन। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट बहुत सारे बने पड़े हैं, पब्लिश रिसोर्स, क्लाउड फॉर्मेशन रजिस्ट्री, EIP अटैच, क्लाउड ट्रायल, गार्ड ड्यूटी। तो देखो ये मल्टीपल अकाउंट को टारगेट करने के लिए आपको सैंपल बना के, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये क्या कर रहा है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे काम आपका ख़त्म हो गया। आप चाहोगे अजीब अजीब टाइप के जो काम होते हैं ना, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करना है, तो आप वो भी आप गिटहब में बहुत सारे ऐसे आपके कोड्स वगैरह है। अगर आप कोड लिखने नहीं आता तो आप कोड को पहले डाउनलोड करो, जैसे मैंने कर लिया। मैं मोस्टली यही करता हूँ, कोड को डाउनलोड कर लो। इसमें आप बस आपको एडजस्टमेंट करना है। भाई मुझे अगर कुछ काम है, मैं क्लाउड वॉच का काम कर रहा हूँ, क्लाउड या कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं 2 तरीके का मुझे कोड मिल गया है, मैं क्या करूँगा इसमें अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूँगा ना। भाई ज़्यादा तो मुझे कुछ करना नहीं, बस नाम वाम डालना है ना। तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट करो, उसको यूज़ करो और फिर वो चल जाएगा। एक अगर मैं बड़े एग्जांपल की बात करूं कि भाई बड़ा एग्जांपल मैं दूं, तो मोस्टली देखो हम ना क्लाउड फॉर्मेशन देखो थर्ड पार्टी किसी टेम्पलेट वगैरह से ही उठाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि कोई बड़ा काम है, एक टूल आता है, कुडोस कहते हैं उसको, कुडोस AWS ऐसा कुछ होता है। देखते हैं वो क्या चीज़ है, आपको समझ आ जाएगा। देखो यूजिंग कुडोस, ये मतलब आपका जो आप ये कह लो कि फिनॉप्स का काम करता है AWS के अंदर। आपको एक फाइनेंशियल ऑपरेशंस का जो बंदे होते हैं ना, वो पूरा फाइनेंस देखते हैं, जिनको चाहिए होता है कि आपके AWS के अकाउंट में कितना खर्चा हो रहा है, किस रिसोर्सेज में क्या क्या हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, वो हम समझेंगे। बट मैं आपको एक बता सकता हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है, जैसे ये दे रहा है ना ये कि ये डैशबोर्ड बना के देता है ये। अब इसको पूरा ऑटोमेशन के थ्रू या ऑटोमेटेड तरीके से आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसी के लिए कॉस्ट एंड यूसेज डैशबोर्ड ऑपरेशंस सॉल्यूशंस कुडोस डैशबोर्ड कुछ बोल रहा है ये। मुझे इसका क्या चाहिए ना, टेम्पलेट चाहिए
फॉलोइंग लिंक बोल रहा है, ये लिंक पे जाओ बोल रहा है, ये कैटलॉग workshops.aws, ये देखिए। तो ये आपके डैशबोर्ड है, इसका पूरा का पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। बहुत काम का है, ये बहुत चलता है। मैंने भी इसको कई जगह पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। देखो थर्ड पार्टी बहुत सारे टूल्स आते हैं, रहता था उसको यूज़ करने के बजाय आप ये यूज़ करो भाई, एडब्ल्यूएस खुद का दे रहा है, इसको भी किसी ने थर्ड पार्टी ने लिखा हुआ है, बट एडब्ल्यूएस ने इसको अडॉप्ट किया, बोला कि बहुत अच्छा चीज़ है ये, बहुत मतलब फ्री का सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट आपको। हाँ, जो यूसेज होंगे इसके पीछे जो हमारा जो डैशबोर्ड दिखता है वो क्विक साइट में दिखता है, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। ग्लू है आपका जो डेटा को प्रोसेस करेगा, एस बकेट में आपके डेटा आएंगे, इसको हम समझेंगे कभी और किसी और वीडियो में। ये मतलब क्लाउड इंटेलिजेंस डैशबोर्ड है, जिसमें आपका जो रिसोर्सेज वगैरह होता है ना, उसके कॉस्टिंग को आप अच्छे से ट्रैक कर पाते हो। ठीक है, तो इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। इसका मुझे क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। बायजू बिल्ड बहुत सारी चीज़ें हैं एडब्ल्यूएस ब्लॉक के अंदर। मुझे बस इसका क्या है ना, मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। टीयर डाउन स्किल लेवल, कौन से स्किल लेवल होना चाहिए, तो ये एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो ये है, इसका मुझे कोड चाहिए कि मैं इसको ऑटोमेट तरीके से कर लूँ। मैं देखो ये तो पूरा का पूरा डेटा आ गया है इसका, ये आपको एग्जांपल दे रहा है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली यही कुडोस का डैशबोर्ड है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हो। अब मुझे इस जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने अकाउंट में डालना है। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं अगर गूगल पे जाता हूँ, google.com, यहाँ पे लिखता हूँ AWS, ऐसे लिखता हूँ AWS कुडोस क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अब तो मिलना ही चाहिए, कहीं कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। ये देखिए ये वाला है द कुडोस डैशबोर्ड डेमो के लिए देखो आप इस पर क्लिक करो, डेमो बता देगा कैसे कैसे काम करता है। कर रिपोर्ट जो होता है ना, कॉस्ट एंड यूसेज रिपोर्ट होता है, S3 बकेट में जाता है, अमेजॉन एथीना से उसको आप इंटीग्रेशन वगैरह इनेबल करते हैं। ग्लू के थ्रू वो आपका जो डेटा है उसको प्रोसेस करता है और क्विक सेट में वो दिखाता है। इसका सिंपल सा आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर आपको बता देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉस्ट एंड यूसेज रिपोर्ट है, S3 बकेट में जाएगा, ग्लू के थ्रू क्रॉल होगा, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट, ये पूरा सब चीज़ जो करता है ना क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट ही करता है। AWS ग्लू डेटा कैटलॉग, फिर लैम्डा के इवेंट के थ्रू ये अमेजॉन एथीना के थ्रू होते हुए आपके क्विक सेट में दिखाई देता है डैशबोर्ड को। ये हम आगे कहीं पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो आप कर सकते हो। इसका गिटहब का एक रेपो भी है ये वाला, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीज़ है। डेमो URL प्रीरिक्विजिट क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट, ये मुझे मिल गया, ये उसका टेम्पलेट है। देखिए इस टेम्पलेट को आप चलाओ, आपका कुडोस चल गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट अगर मैं इसको स्पेसिफिकली करना है, टेम्पलेट रेडी करना चाहूँ, अपलोडेड टेम्पलेट करूँ या S3 से करूँ, ठीक है, या अपलोडेड टेम्पलेट करूँ, मैं क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इस वाले जो रिपोजिटरी है इसको मैं सेव कर लूँगा, S3 बकेट में कर लूँगा या लोकल पे कर लूँगा, उसको अपलोड करूँगा और कुडोस में इम्प्लीमेंट कर दूँगा। मतलब उतना बड़ा जो डैशबोर्ड है, ये देखो काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, ये बहुत काम का है, बहुत सारे बटन से उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको डेवलप किया है लोगों ने, फिर इसको जो AWS है उसने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो आप उसको एक सिंपल तरीके से आप स्टैक सेट्स के थ्रू इंस्टॉल कर लो, तो आपको कोई थर्ड पार्टी और फिनॉप्स टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके लिए आपको काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। तो अच्छा सॉल्यूशन है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, स्टैक सेट्स से। ठीक है, रही इसकी कोडिंग की बात, तो देखो कोडिंग आपके ऊपर है, ये कोडिंग है, आपको ये समझना पड़ेगा ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है। बस आपको ये कि जेसॉन या YAML आपको आना चाहिए और ये लैंग्वेज आना चाहिए, इस पर आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा और इसको एज अ टेम्पलेट बना के आप रखो आपके सिस्टम के हिसाब से। और ये तो एक स्टैंडर्ड वाले हैं, जो भी जैसे आप चाहते हो कि किसी सर्वर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है या और भी कुछ करना है, तो उसके लिए आप इसको और अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। तो ये होता है इसकी टेम्पलेटिंग। तो ऐसे आप टेम्पलेट्स बनाओ और उसके थ्रू आप क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। बट मोस्टली लोग ना क्या करते हैं, ऐसे थर्ड पार्टी ही तरीके से लोग यूज़ करते हैं और इसको देखो ये एक बना बनाया पहले से चीज़ है, इस पर वो कुछ जोड़ देंगे। या और थर्ड पार्टी कई सारे जो गिटहब के होते हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स बना के रखे होते हैं या किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो वैसे आप सॉल्यूशंस गूगल पे ढूंढ सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग करने नहीं आती इसकी। तो बाकी जैसे जैसे इस पर आप काम करोगे आपको ये
सीखने को मिलेगा और आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड फॉर्मेशन का पूरा टेम्पलेट। यहाँ पे और कुछ ऑप्शन ज़्यादा है नहीं क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर, मोस्टली लोग बना बनाए चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कुडोस का एग्जांपल दिया, इन्होंने किसी ने बना के रखा था, आप उसको बस टेम्पलेट को यूज़ करो और मल्टीपल अकाउंट्स में डालो। मतलब कहने का मतलब सिंगल अकाउंट्स पे भी कुडोस जा सकता डल सकता है, मल्टीपल अकाउंट्स में भी डल सकता है। मतलब एक ही अकाउंट से आप पहले जो रूट अकाउंट है उसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर दो और पूरा का पूरा आपका फिनॉप्स एक जगह पे आ जाएगा, जैसे मैंने आपको डेमो पे दिखाया था इसके। और इसमें कोई ख़ास चीज़ें हैं नहीं, बाकी है काम का चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन पे काम करती हैं। बट एक होता है ना कि कई लोग को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, या मतलब कई सारी चीज़ें हैं कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं होती इसके। जो खासकर एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि भाई ये AWS पे ही चलेगा। क्या हो अगर आपके मल्टीपल आपके क्लाउड प्रोवाइडर हों, आपके एज्योर भी हो, आपने एज्योर पे आपका रिकवरी वाला या DR साइड बना रखा है, और मेन जो है जहाँ पे आपके पूरे एप्लीकेशन चलते हैं वो आपका AWS होता है। तो ऐसी स्थिति में लोग यही करते हैं कि वो मूव करते हैं आपके जो और भी टूल्स है, जैसे एनसाइबल है, आपका टेराफॉर्म आज की डेट में बहुत चल रहा है, तो वो उस पर मूव करते हैं ताकि वो मल्टीपल आपके अलग अलग जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उसको यूज़ कर सकें। तो वैसी स्थिति में ये काम का नहीं है, ये आपका हाँ बहुत सारी चीज़ को ऑटोमेट करता है अगर आप सिर्फ AWS पे हो तो ऑलमोस्ट मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया। और एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो भी टेम्पलेट्स वगैरह उसको आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हो। बाकी स्टैक और स्टैक सेट्स का हमने एक समझ लिया था। स्टैक्स क्या है? सिंगल रीज़न सिंगल अकाउंट। स्टैक सेट्स मल्टी अकाउंट मल्टी रीज़न। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो पब्लिक एक्सटेंशन वगैरह दिए हैं लोगों ने डाल रखे हैं, अपने AWS में भी डाल रखा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। पब्लिशर, अगर आपको पब्लिशर बनना है इस पर, आप अपना खुद का बनाओ, आपको टेम्पलेटिंग अच्छे से आती है लिखने, आप यहाँ पे डालो, उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप चाहो तो मार्केट प्लेस टाइप का है ये रजिस्ट्री के अंदर। जैसे सेम होता है हमारा डॉकर का, जो डॉकर हब होता है, तो बहुत लोग अपना टेम्पलेट बना के डाल देते हैं, ये वैसे ही कुछ है। अगला बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर। मैंने बताया अभी जस्ट, डिज़ाइनर पे जाता है, कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सब चीज़ें हैं। ये रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से आप इसको डिज़ाइन करते हो, टेम्पलेट्स बनाते हो डिज़ाइनर के अंदर। मेन्यूज़ है, काफ़ी टेम्पलेट फाइल्स हैं, सेव कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं कैनवास को, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक IDE का टूल किट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। डिप्लॉय करने का तरीका आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि AWS क्या करता है, हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि जो क्लाइंट है उसके कहीं और थर्ड पार्टी टूल्स पे ना जाए। मैक्सिमम वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करें उनके टूल्स को, और सिंप्लीफाई करने की कोशिश ज़रूर करते हैं वो। तो उसी कड़ी में आप ये कह सकते हैं जो डिज़ाइनर पहले हुआ करता था, ये उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर। यहाँ पे बता भी रहा है। तो आप चाहो तो क्लासिक जो इनका जो डिज़ाइनर है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा वो हमें अजीब सा लगा क्योंकि उसमें कुछ उतना समझ नहीं आया था, बट उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब और अच्छे से उसको सिंपल बनाने के लिए लोगों ने, मतलब AWS वालों ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर बनाया है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर यही है। डिज़ाइनर एक टाइम ऐसा आएगा वो डेप्रिकेट हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा और लोग यही यूज़ करेंगे। तो ये भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वही है, बट थोड़ा सा सिंपल कर दिया गया है। ये न्यू सर्विस है, क्या करता है, आपको विजुअली डिज़ाइन करता है, बिल्ड करने और डिप्लॉय करने के, क्लाउड के अंदर डिप्लॉय करने के काम आता है। ठीक है, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एक ग्राफिकल इंटरफेस देगा भाई, जैसे डिज़ाइनर है वैसी है, बस ये कि आपको जैसे हम डिज़ाइनर में करते हैं वही है, बस इम्प्रूव्ड वर्जन है। जैसे कुछ आप इसके अंदर आपको कुछ करना है तो ऑब्वियसली बात है, इसमें भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना पड़ेगा ना। मैं जैसे बात करता हूँ S3 बकेट की, ये देखिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, बट इसमें डिटेल, ग्रुप, डिलीट, बहुत सारी चीज़ दे रही है और काफ़ी कुछ बताएगा भी आपको। देखो पब्लिक एक्सेस, मतलब ऑप्शंस ज़्यादा देने लग गया ये। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ दे रहा है। टेम्पलेट की देखते हैं, ये देखो ये कैनवास है। कैनवास मतलब ये जो विजुअली जो डिज़ाइन कर, तो कैनवास कहेंगे, ये टेम्पलेट है। अब उसका जो पीछे में, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, S3 बकेट डाला, ये इसका कोड है, ऑटोमेशन के कोड। ठीक है, इसको वैलिडेट भी करा सकते हो, इसको आप एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। जैसे प्रोग्रामिंग में होता था ना, विजुअल स्टूडियो प्रोग्रामिंग में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो फॉर्म्स वगैरह को, तो वैसे कुछ आप मान के चलो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो इसको और भी फटाफट से बना लो। हाँ, थोड़े में जो चेंजेस करने हैं वो यहाँ से कर लो, फिर वैलिडेट पे क्लिक करो, आपका वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे KMS मास्टर की कहाँ पे होगा, यहाँ पे SSE एल्गोरिदम, बहुत सारी चीज़ आपको दे देगा।
मैं S3 बकेट की ही बात कर रहा था यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैं चाहता हूँ कुछ और चीज़ डाल दूँ। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। EC2 की बात करता हूँ मैं। EC2 देखो, EC2 बहुत सिंपल होता है। EC2 कैरियर गेटवे इंस्टेंसेस पे देखूँगा। ये इंस्टेंस की बात कर रहा था मैं, इंस्टेंस पे आ गया मैं। अब ये यहाँ है, इसको आपको देखो, इंस्टेंस की एडिटिंग है, कई कई सारी चीज़ें। इंस्टेंस है, रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आप खुद का लिख सकते हो। यहाँ पे रिसोर्स का रेफरेंसेस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और उसको थ्रू कर सकते हो। टेम्पलेट है, अरेंज कर सकते हैं इसको वैलिडेट कर सकते हैं। इंस्टेंस जो है हमारा S3 से जुड़ेगा कभी तो है नहीं, ठीक है, ये अलग तरीके से काम करता है। इस पर AWS के CLI चाहिए, तो इसका इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। ऑब्वियसली बात है ना, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मैं इंस्टेंस को डायरेक्ट इस पर इससे मैं कनेक्ट करा दूँ, है ना। तो ये वो चीज़ें नहीं है, बाकी आपको समझ आ जाएगा। और भी बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, फ़िलहाल मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैं EC2 इंस्टेंस पे गया था, मैं कहता हूँ कि मुझे EIP दो। EIP जैसे उस टाइम पे हम कर रहे थे ना, ये देखो इलास्टिक IP, तो ये इससे रिलेटेड करता है। ये EIP है, डिटेल्स है, EIP बोल रहा है, EIP की एडिटिंग बोल रहा है, ये उसका रिसोर्स बोल रहा है। यहाँ पे इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। इसका रिसोर्स रेफरेंस पर जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा अभी कैसे इस पर काम करना है। ये देखिए सिंटैक्स वगैरह JSON के, ये YAML के हैं। ट्रांसफ़र तो ये आपको पूरा सीखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ है, तो ये एक अलग ही एक बन जाता है। बाकी ये भी देखो, टेराफॉर्म आप सीखते हो तो वो एक मल्टीपल आपको क्लाउड के लिए आपको अच्छा इन्हेंसमेंट देता है। उसके अंदर आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो। मोस्टली लोग ना इस पे इसलिए काम नहीं करते या इसको इसलिए अपनाना नहीं चाहते। देखो, आपको AWS पे कुछ स्पेसिफिक कुछ चीज़ इंप्लीमेंट करना है तो हाँ, क्लाउड फॉर्मेशन आप यूज़ कर लो, वो बना बनाया कोई टेम्पलेट दे रहा है AWS, डालो, चल गया वो। बट आपको मतलब बाउंड रहना पड़ेगा ना AWS के अंदर। तो लोग इसीलिए क्या करते हैं, टेराफॉर्म में घुस जाते हैं। टेराफॉर्म क्या है, उसमें बहुत सारे, आपने एक बार टेराफॉर्म सीखा, बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। ऑन प्रीमिसेस आपका VMware है, ओपन स्टैक है, AWS है, एज़्योर है, GCP है, Oracle है, आपका अलीबाबा है, सबको सपोर्ट करता है वो। तो वो बेटर वही होगा ना टूल, कि जो आपको मल्टीपल डोमेन में या मल्टीपल जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है उस पर काम करे। तो थोड़ा सा ये उस पर लैग करता है। बाकी अगर आपको स्टिक होना है इसके अंदर तो आप कर सकते हो, ये भी एक अच्छा स्किल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी समझते हैं इसके बारे में। ये एक विजुअल इंटरफेस है, जैसे मैंने बताया था, ड्रैग एंड ड्रॉप का इंटरफेस होता है जिसमें आप अलग अलग अपने जैसे डिज़ाइनर होता है वही है, बिल्कुल वैसे ही है। आप यहाँ पे सर्च करो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, रिलेशन बनाओ और आपका टेम्पलेट बनते जाएगा। और यहाँ पे चाहो तो उसके हिसाब से इसको एडिट वगैरह करना है वैसे कर लो। तो ये सेम चीज़ है। इसको जैसे आपका टेम्पलेट बन जाएगा, इसको आप एक्सपोर्ट कर लो। मेन्यू पे जाओ, यहाँ पे मेन्यू पे गया मैं, सेव एज टेम्पलेट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो पूरा कैनवास को। इसको भी पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हो, चाहो तो आप पूरा का पूरा डिज़ाइन बना सकते हो। तो AWS ने आपको ये भी एक दे रखा है कि आप डिज़ाइन भी बना सकते हो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और मतलब एक ऑल इन वन टूल दे रखा है उन्होंने कि आप अगर AWS पे ही स्टिक रहना चाहते हो, मल्टीपल आपके क्लाउड्स नहीं है, तो आप ये टूल बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हो। रिसोर्सेज के जो कनेक्शन है वो इंटीग्रेटेड होते हैं इसके अंदर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो इनके रिसोर्सेज हैं ये इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। ग्रुप है, इसको ग्रुप करने का तरीका, ये देखो ये ग्रुप हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये देखिए ग्रुप के अंदर आप अनग्रुप भी कर सकते हो, ग्रुप भी कर सकते हो। तो विजुअल टूल है ये थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। जो पहले जो डिज़ाइनर हुआ करता था ना, ये डिज़ाइनर जो पहले हुआ करता था तो उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है। ये जो IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्रोसेस है, अगर मैं टेम्पलेट की बात करूँ या अगर टेराफॉर्म की बात करूँ, तो वहाँ पे भी बहुत लंबे लंबे कोड लिखने पड़ते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा कुछ विजुअल कुछ नहीं मिलता, आपको हर चीज़ लिखना पड़ेगा, आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो वो यूज़ के ऊपर है कि कैसा आपको यूज़ करना है, आपको सिंपल वे में जाना है। ये सिंपल वे है बट AWS तक ही लिमिटेड है। आपका जो डिप्लॉयमेंट है बहुत फास्ट होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर होगा। भाई इन्होंने पहले से बना रखा है और जो भी इसके अंदर आपको देंगे वो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ही है ये, ठीक है। अगर आपको जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ज़्यादा कोड लिखे, तो कोड लिखने में टाइम तो लगेगा ना, 2 बंदे 3 बंदे, एक्सपर्टाइज भी चाहिए। अगर वो आपको उस ओवरहेड को नहीं लेना तो आप क्लाउड फॉर्मेशन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर, इस पर आप स्विच कर सकते हो। ये आप सिंपल है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इस पर आप विजुअली जो भी चीज़ बनाना है आप वो बनाओ और फटाफट से इसको टेम्पलेटिंग करके अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये थोड़ा जल्दी काम करता है ये।
कोलैबोरेट कर सकते हैं डिज़ाइन को। आप मल्टीपल यूज़र हैं, आपके मल्टीपल जो बंदे हैं वो अलग अलग अपना डिज़ाइन बनाएं, फिर बाद में सबको एक जगह रख दो, आप गिट पे रख दो या S3 पे रख दो, उसके बाद वो एक साथ ही वो काम हो जाएगा। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ नया बना रहे हो आप, तो उसको भी ये सिंप्लीफाई करता है। आपको देखो कोड लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, बस ये अपने आप कैनवास पे जाओ, इसको समझो और उसके हिसाब से उसको रिलेशन जो भी बनाना है, जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो इसको। तो फटाफट से इसमें कोड लिखे जाते हैं, मतलब कोड लिखने का जो ओवरहेड है ना वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीरो हो जाता है, आप इसको कहीं ना कहीं तो आप इसको एडजस्ट करोगे, मेंबर्स वगैरह डालोगे, कुछ ना कुछ रेफरेंस डालोगे, कौन होगा क्या होगा, थोड़ा सा उसको समझना ज़रूरी है। कोडिंग भी आना चाहिए, तो कहने का मतलब कोडिंग भी इसका आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से हर काम हो जाएगा, वो कहने वाली बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लाउड फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं। इसको आप देखो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो मोस्टली मैं जैसे मैंने पहले बताया था, मोस्टली जो भी चीज़ें हैं पहले से बने बनाए बहुत लोग गिटहब में डालते हैं, उसको आप यूज़ करो। नहीं तो जो सैम्पल टेम्पलेट्स हैं उस पर आप काफ़ी सारे काम को आप छोटा कर सकते हो। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर है उसके थ्रू भी आप आराम से काम कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा लिमिट है इसमें, जैसे मैंने बताया AWS का लिमिट है और किसी और क्लाउड प्रोवाइडर पे आप काम नहीं करते हो। बट ऐसा टूल आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। अगर आप AWS पे ही एकदम डेडिकेटेड हो ना, तो ये टूल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया टूल है ये और बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने क्लाउड फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे ना, हम कुछ और ऑटोमेशन के जो टूल्स वगैरह हैं उसको हम यूज़ करेंगे और उस पर कुछ बनाएंगे, क्योंकि हमने ऑटोमेशन का ही क्लास हम कर रहे हैं अभी। लास्ट वीडियोस में हमने एक जेंकिंस पे वीडियो बनाया था, अभी हमने क्लाउड फॉर्मेशन पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में मैं टारगेट करूँगा एनसाइबल या टेराफॉर्म, और उस पर क्या क्या हम करेंगे, कैसे उस पर बनाएंगे कुछ चीज़ें। तो वो एक हमारा फुल प्रैक्टिकल होगा, वीडियो शायद लंबा भी हो सकता है वो। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।